जय हिंद साथियों। रेलवे ग्रुप डी न्यू एग्जाम 2026 के लिए पहला प्रश्न है आप सभी के सामने। नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। यानी कि ये पहला प्रश्न आप सभी के सामने सीरीज से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि इस सीरीज में इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते हैं फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे। तो वो देखिए आपको जब भी एग्जाम के अंदर सीरीज से संबंधित प्रश्न दिया जाए तो आपको क्या करना है। सबसे पहले आपको ये देखना है कि सीरीज में आपको क्या क्या दिया गया है। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए, सीरीज में सबसे पहले दिया गया है 2, 2 के बाद में दिया गया है 4, 4 के बाद में दिया गया है 12, 12 के बाद में दिया गया है 48 और 48 के बाद में आपसे पूछा गया है कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो ध्यान से समझिए इस प्रश्न को किस प्रकार से सोल्व किया गया है। तो यहाँ पर देखिए सीरीज में सबसे पहले दिया गया है 2, 2 से कितना बन रहा है 4, तो 2 से 4 कैसे बनेगा। तो ध्यान से देखिए यदि हम 2 का क्या कर दें, 2 गुना कर दें तो यहाँ पर बन जाएगा 2 दूना के 4। इसी प्रकार से आगे देखिए 4 से कितना बन रहा है 12, तो 4 से 12 कैसे बनेगा। तो यहाँ पर देखिए यदि हम 4 का क्या कर दें 3 गुना करें तो यहाँ पर बन जाएगा 4 तिये 12। फिर देखिए 12 से कितना बन रहा है 48 से, तो 12 से 48 कैसे बनेगा। तो यहाँ पर देखिए यदि हम 12 का क्या कर दें 4 गुना कर दें तो यहाँ पर बन जाएगा 12 चौक 48। अब इसी प्रकार आपसे पूछा गया है कि 48 के बाद में इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई प्रश्न चिन्ह की वैल्यू ज्ञात करने से पहले नीचे जितनी भी संख्याएं आई हैं है ना, सभी संख्याओं को ध्यान से देखिए और पता लगाइए यहाँ पर क्या हुआ है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले क्या हुआ 2 गुना, उसके बाद में क्या हुआ 3 गुना, उसके बाद में क्या हुआ 4 गुना। यानी कि यहाँ पर संख्याएं कंटिन्यू चल रही हैं, 2 गुना 3 गुना 4 गुना, 4 गुना के बाद में यहाँ पर हो जाएगा 5 गुना। यानी कि 48 से प्रश्न चिन्ह की वैल्यू ज्ञात हो जाएगी कैसे, यदि हम 48 का क्या कर दें 5 गुना कर दें तो इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू हमें ज्ञात हो जाएगी। तो मेरे भाई यहाँ पर ध्यान से देखिए, यहाँ पर हम क्या करेंगे 48 का कर देंगे 5 गुना, तो 48 का 5 गुना करेंगे तो 48 पंजे यहाँ पर बन जाएगा 240। यानी कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर संख्या भरी जाएगी 240। अब इसी प्रकार से यदि हम आगे कंटिन्यू देखें तो क्या 240 के बाद में यहाँ पर 1440 आएगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे देखिए 4 गुना के बाद में क्या हुआ 5 गुना। अब इसी प्रकार से 5 गुना के आगे हम क्या कर देंगे 6 गुना कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए यदि हम 240 का 6 गुना करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 1440। यानी कि प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर संख्या भरी जाएगी 240। अब हमें देखना है कि संख्या 240 किसी ऑप्शन में दी गई है, तो आंसर है संख्या 240 हमें दी गई है ऑप्शन डी के अंदर है। तो पहले प्रश्न के अंदर ऑप्शन डी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो आप फटाफट से सोल्व कर लेंगे। और मेरे भाई ये प्रश्न आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम 2025 के अंदर पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है आप सभी के सामने। मानव शरीर में रक्त को शुद्ध करने का कार्य कौन करता है। मेरे भाई वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर है क्या होगा। आप सभी से पूछा गया है कि मानव शरीर में रक्त को शुद्ध करने का कार्य कौन करता है। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी। मानव शरीर में रक्त को शुद्ध करने का कार्य करता है गुर्दा। तो दूसरे प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी। और मेरे भाई ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये प्रश्न आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम 2025 के अंदर पूछा गया प्रश्न है। और यदि आप ऐसे ही शानदार क्वेश्चनों का मास्टर पीडीएफ सेट लेना चाहते हैं तो हमने आपके रेलवे ग्रुप डी न्यू एग्जाम 2026 के लिए ऑल सब्जेक्ट के ऊपर लगभग 25,000 प्लस रामबाण क्वेश्चनों का मास्टर पीडीएफ सेट तैयार किया है। और जितने भी अभ्यर्थी ये कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट लेना चाहते हैं तो वो सभी अभ्यर्थी हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके इस कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट को ले सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है 7374826893। ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है। इस व्हाट्सअप नंबर पर आप कांटेक्ट करके इस कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट को ले सकते हैं। और मेरे भाई इस कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट की प्राइस हमने रखी है मात्र और मात्र 99 रुपये।
यानी कि ये कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट आपको मिलने वाला है मात्र और मात्र 99 रुपए की फीस के अंदर है। और इस कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट के अलावा आपको पूरे 15 प्रैक्टिस सेट भी बिल्कुल फ्री के अंदर मिलने वाले हैं। और यदि आप एग्जाम से पहले एक बार इन 15 प्रैक्टिस सेट को अच्छे से लगा लेते हैं तो आपको ये पता चल जाएगा कि रेलवे ग्रुप डी एग्जाम के अंदर किस लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और मैं आप सभी को एक गारंटी के साथ में बोल रहा हूँ, यदि आप एग्जाम से पहले इस कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट को अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो मैं गारंटी के साथ में बोल रहा हूँ आपके एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन आएंगे सभी क्वेश्चन आपको इसी मास्टर पीडीएफ सेट से देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है आप सभी के सामने। जॉन अपनी कक्षा में नीचे से 21वें स्थान पर और ऊपर से 33वें स्थान पर है, उसकी कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं? मेरे भाई मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये। तो इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते ही फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे तो वो देखिए इस टाइप के प्रश्न को सोल्व करने के लिए एक फॉर्मूला होता है। और यदि ये फॉर्मूला आपको याद है तो इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते ही मात्र 2 से 3 सेकंड में आसानी से सोल्व कर लेंगे। फॉर्मूला क्या है तो यहाँ पर देखिए मेरे भाई फॉर्मूला है टी बराबर है लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। ठीक है, ये होता है फॉर्मूला। जब भी आपसे पूछा जाए कि कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं तो ये वाला आपको फॉर्मूला लगाना है। ठीक है, जब ये फॉर्मूला लगाएंगे तो इस प्रश्न को आप आसानी से सोल्व कर लेंगे। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए, प्रश्न को ध्यान से पढ़िए। प्रश्न में बोल रहा है कि जॉन अपनी कक्षा में नीचे से 21वें स्थान पर है, यानी कि यहाँ पर देखिए जॉन नीचे से अपनी कक्षा में किस स्थान पर है? 21वें स्थान पर है। इसी प्रकार से आगे बोल रहा है कि ऊपर से 33वें स्थान पर है, यानी कि जॉन ऊपर से किस स्थान पर है? 33वें स्थान पर है। तो यहाँ पर लेफ्ट और राइट कैसे ज्ञात करेंगे? तो मेरे भाई यहाँ पर देखिए ये तो हो जाएगा लेफ्ट और ये हो जाएगा राइट, यानी कि ये तो हो जाएगा बायां। ठीक है, और यहाँ पर नीचे जो है ये हो जाएगा दायां, यानी कि आर भी आपके सामने दिया गया है और एल भी आपके सामने दिया गया है। तो टी यानी कि टोटल आप आसानी से निकालोगे। कैसे? देखिए यहाँ पर कुल विद्यार्थी अपने को निकालना है, टोटल निकालना है। तो यहाँ पर एल कितना दिया गया है? एल दिया गया है 33। तो एल के स्थान पर हम रखेंगे 33। उसके बाद में प्लस में क्या है? आर। आर कितना दिया गया है? आर दिया गया है 21। तो आर के स्थान पर रखेंगे 21। उसके बाद में क्या है? माइनस का 1। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए टी बराबर क्या हो जाएगा? पहले कोष्टक को यानी कि ब्रैकेट को सोल्व करेंगे तो 33 और 21 मिलकर बन जाएगा कितना? 54। उसके आगे दिया गया है माइनस का 1। तो यहाँ पर देखिए टी बराबर कितना बच जाएगा? 54 में से 1 चला जाएगा तो यहाँ पर बचेगा 53, यानी कि जॉन की कक्षा में कुल विद्यार्थी हैं 53। अब हमें देखना है कि 53 किसी ऑप्शन में दिया गया है। तो हाँ सर 53 हमें दिया गया है ऑप्शन डी के अंदर है। तो तीसरे प्रश्न के अंदर ऑप्शन डी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो आप फटाफट से सोल्व कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न है आप सभी के सामने। एक निश्चित कूट भाषा में OVAL को 95, 73 और LAVS को 36, 57 लिखा जाता है तो दी गई कूट भाषा में एस का कूट क्या है? यानी कि ये चौथा प्रश्न आप सभी के सामने कोडिंग डिकोडिंग से संबंधित प्रश्न दिया गया है। तो इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते हैं मात्र 2 से 3 सेकंड में फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे तो वो समझिए। मेरे भाई यहाँ पर ध्यान से देखिए, यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि एस के लिए कूट क्या होगा। तो एस के लिए कूट ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे वो देखिए। यहाँ पर देखिए सबसे पहले यहाँ पर बोला गया है कि OVAL इसको क्या लिखा जाता है? तो ध्यान से देखिए OVAL इसको लिखा जाता है 95, 73। ठीक है, अब इसी प्रकार से आगे देखिए, आगे LAVS इसको क्या लिखा गया है? तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ LAVS इसको क्या लिखा गया है? तो LAVS इसको लिखा गया है 36, 57। ठीक है, अब इसी प्रकार से आपको क्या करना है? यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए एक शब्द हमें यहाँ पर दिया गया है और एक शब्द हमें यहाँ पर दिया गया है। तो दोनों शब्दों में हमें क्या करना है? कॉमन लेटर देखना है। जैसे यहाँ पर देखिए,
यहाँ पर लेटर वी है तो यहाँ पर भी लेटर वी है। इसी प्रकार से यहाँ पर लेटर ए है तो यहाँ पर भी लेटर ए है। इसी प्रकार से यहाँ पर देखिए लेटर एल यहाँ पर है तो यहाँ पर भी लेटर एल है। अब यहाँ पर कौन सा लेटर बच गया वो देखिए, यहाँ पर देखिए एक लेटर बच गया ओ और नीचे लेटर बच गया एस। अब इसी प्रकार से हमारे सामने दो संख्याएं दी गई हैं तो दोनों संख्याओं में हम क्या करेंगे, कॉमन अंक देखेंगे। जैसे यहाँ पर देखिए इसके अंदर 5 दिया गया है तो यहाँ पर भी 5 दिया गया है, यहाँ पर 7 दिया गया है तो यहाँ पर भी 7 दिया गया है। उसके बाद में यहाँ पर 3 दिया गया है तो यहाँ पर भी 3 दिया गया है। बच गया क्या, तो यहाँ पर ध्यान से देखिए मैं कलर चेंज करता हूँ। अब देखिए यहाँ पर बच गया 9 और यहाँ पर बच गया 6, यानी कि ओ के लिए कूट हो गया 9 और मेरे भाई यहाँ पर देखिए एस के लिए कूट हो गया 6। अब हमसे पूछा गया है कि एस के लिए कूट क्या होगा, तो मेरे भाई एस के लिए कूट हो जाएगा 6। अब हमें देखना है कि 6 किसी ऑप्शन में दिया गया है, तो आंसर 6 में दिया गया है, ऑप्शन है डी के अंदर है। तो चौथे प्रश्न के अंदर ऑप्शन डी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि जब भी आपको एग्जाम के अंदर इस टाइप का प्रश्न दिया जाएगा तो आप देखते ही फटाफट से सोल्व कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। पांचवा प्रश्न है आप सभी के सामने, मदुरई किस नदी के किनारे स्थित है? ऑप्शन ए है बेगई नदी के किनारे, ऑप्शन बी है कावेरी नदी के किनारे, ऑप्शन सी है पेरियार नदी के किनारे और ऑप्शन डी है कृष्णा नदी के किनारे। तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर है क्या होगा। और मेरे भाई ये प्रश्न आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम 2018 के अंदर पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न पूछा गया था कि मदुरई किस नदी के किनारे स्थित है। तो राइट आंसर हो जाएगा इन चारों में से सभी का ऑप्शन है ए, मदुरई बेगई नदी के किनारे स्थित है। तो पांचवें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। छठा प्रश्न है आप सभी के सामने, मानव शरीर में विटामिन ए कहाँ संचित रहता है? मेरे भाई मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, मानव शरीर में विटामिन ए संचित रहता है यकृत में। तो छठे प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। और मेरे भाई यहाँ पर देखिए यहीं से एक प्रश्न और बनता है और ये प्रश्न भी काफी बार एग्जाम के अंदर रिपीट होता है। प्रश्न पूछा जाता है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो मेरे भाई याद रखना मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है यकृत ग्रंथि, जिसके अंदर विटामिन ए संचित रहता है। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। सातवां प्रश्न है आप सभी के सामने, एलिफेंटा दर्रा किस देश में स्थित है? मेरे भाई मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये। तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर है क्या होगा। आप सभी से पूछा गया है कि एलिफेंटा दर्रा किस देश में स्थित है। तो राइट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, एलिफेंटा दर्रा स्थित है श्रीलंका देश में। तो सातवें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। और मेरे भाई इस क्लास के अंदर आपको एंड तक बने रहना है, क्योंकि इस क्लास के अंदर हमने बहुत ही शानदार और इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को कवर किया है और सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए भी इम्पोर्टेंट रहेंगे। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। आठवां प्रश्न है आप सभी के सामने, दुलस्ती परियोजना भारत के किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए है जम्मू कश्मीर राज्य में, ऑप्शन बी है पंजाब राज्य में, ऑप्शन सी है हरियाणा राज्य में और ऑप्शन डी है उत्तराखंड राज्य में। तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर है क्या होगा। और मेरे भाई ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इस प्रश्न पर आप स्टार जरूर लगा लेना, क्योंकि इस बार ये प्रश्न एग्जाम के अंदर 100% पूछा जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा इन चारों में से सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि जम्मू कश्मीर राज्य के अंदर स्थित है दुलस्ती परियोजना। तो आठवें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। नौवां प्रश्न है आप सभी के सामने, नहर कटिया क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए है असम राज्य में, ऑप्शन बी है मेघालय राज्य में, ऑप्शन सी है मिजोरम राज्य में और ऑप्शन डी है अरुणाचल प्रदेश राज्य में। तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर है
क्या होगा? आप सभी से पूछा गया है कि नहर कटिया क्षेत्र किस राज्य में स्थित है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये, और ये प्रश्न आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम 2025 के अंदर पूछा गया प्रश्न है। तो यहाँ पर देखिए, इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। नहर कटिया क्षेत्र स्थित है असम राज्य में। तो 9वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। और मेरे भाई यहाँ पर देखिए, यहीं से एक प्रश्न और बनता है, और ये प्रश्न भी काफी बार एग्जाम के अंदर रिपीट होता है। प्रश्न पूछा जाता है कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। तो मेरे भाई याद रखना, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है असम राज्य में। और किसके लिए प्रसिद्ध है? तो याद रखना, एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 10वां प्रश्न है आप सभी के सामने, अशोक चक्र पाने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? ऑप्शन ए इंदिरा गांधी, ऑप्शन बी है किरण बेदी, ऑप्शन सी है नीरजा भनोट, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर क्या होगा। और मेरे भाई ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, चाहे तो आप इस प्रश्न का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, या फिर आप सभी इस प्रश्न को अपनी नोटबुक के अंदर आप नोट भी कर सकते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। अशोक चक्र पाने वाली प्रथम भारतीय महिला थी नीरजा भनोट। तो 10वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। और मेरे भाई यहाँ पर देखिए, यदि ये क्लास आपको पसंद आ रही है तो जल्दी से एक बार इस क्लास को लाइक कर दीजिए। और यदि आप हमारे इस YouTube चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो इस YouTube चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि ऐसी शानदार क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 11वां प्रश्न है आप सभी के सामने, वोकर कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? ऑप्शन ए है हॉकी से, ऑप्शन बी है शतरंज से, ऑप्शन सी है फुटबॉल से, और ऑप्शन डी है गोल्फ से। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी। वोकर कप किससे संबंधित है? गोल्फ खेल से संबंधित है। तो 11वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी। और यहाँ पर देखिए यहीं से एक प्रश्न और पूछा जाता है, और ये प्रश्न भी काफी बार एग्जाम के अंदर रिपीट होता है। प्रश्न पूछा जाता है कि राइडर कप का संबंध किस खेल से है? तो मेरे भाई याद रखना, वोकर कप है और राइडर कप है, इन दोनों का संबंध है किससे? गोल्फ खेल से। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 12वां प्रश्न है आप सभी के सामने, नेटियर सिंचाई परियोजना कहाँ स्थित है? या फिर देखिए, इसी प्रश्न को एग्जाम के अंदर घुमाकर ऐसे भी पूछ लिया जाता है। प्रश्न पूछा जाता है कि नेटियर सिंचाई परियोजना का संबंध किस राज्य से है? तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। नेटियर सिंचाई परियोजना का संबंध है केरल राज्य से। तो 12वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 13वां प्रश्न है आप सभी के सामने, राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए है फजल अली, ऑप्शन बी है सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन सी है के.एम. मुंशी, और ऑप्शन डी है पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष थे फजल अली। तो 13वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। और मेरे पास ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, चाहे तो आप इस प्रश्न का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, या फिर आप इस प्रश्न को अपनी नोटबुक के अंदर आप नोट भी कर सकते हैं। और इसी के साथ में देखिए, आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सूचना है, यदि आप पहली बार के अंदर रेलवे ग्रुप डी न्यू एग्जाम 2026 को क्रैक करना चाहते हैं, तो हमने आपके रेलवे ग्रुप डी न्यू एग्जाम 2026 के लिए ऑल सब्जेक्ट के ऊपर लगभग 25,000 प्लस रामबाण क्वेश्चनों का मास्टर पीडीएफ सेट तैयार किया है। और जितने भी स्टूडेंट ये कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट लेना चाहते हैं, तो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए मेरे पास ये मास्टर पीडीएफ सेट आपको कहाँ पर मिलेगा? तो आप हमारे इस व्हाट्सअप नंबर पर कांटेक्ट करके इस कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट को ले सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर है 73748268
93। ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है। इस व्हाट्सअप नंबर पर आप कांटेक्ट करके इस कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट को ले सकते हैं। और इस कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट की प्राइस हमने रखी है मात्र और मात्र 99 रुपये। यानी कि ये कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट आपको मिलने वाला है मात्र और मात्र 99 रुपये की फीस के अंदर है। और इस कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट के अलावा आपको पूरे 15 प्रैक्टिस सेट भी बिल्कुल फ्री के अंदर दिए जाएंगे। और मैं आप सभी को एक गारंटी के साथ में बोल रहा हूँ, यदि आप इन 15 प्रैक्टिस सेट को अच्छे से लगा लेते हैं तो आपको ये पता चल जाएगा कि रेलवे ग्रुप डी एग्जाम के अंदर किस लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और एग्जाम से पहले एक बार इस कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट को आप सरसरी निगाहों से जरूर देख लेना, क्योंकि आपके एग्जाम में ज़्यादातर क्वेश्चन आपको इसी मास्टर पीडीएफ सेट से देखने को मिलेंगे। और सभी क्वेश्चन आपको फुल सॉल्यूशन के साथ में मिलने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 14वां प्रश्न है आप सभी के सामने, दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाएगा इन चारों में से सभी का ऑप्शन है ए। दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है थार का मरुस्थल है। तो 14वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। और मेरे भाई ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चाहे तो आप इस प्रश्न का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या फिर इस प्रश्न को आप अपनी नोटबुक के अंदर आप नोट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 15वां प्रश्न है आप सभी के सामने, जल की अभिक्रिया से कौन सी गैस निकलती है? ऑप्शन ए है हाइड्रोजन गैस, ऑप्शन बी है ऑक्सीजन गैस, ऑप्शन सी है अमोनिया गैस और ऑप्शन डी है मीथेन गैस है। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। जल की अभिक्रिया से हाइड्रोजन गैस निकलती है। तो 15वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। तो मेरे भाई आज की इस क्लास के अंदर इतना ही। फिर मिलते हैं ऐसे ही बेहतरीन और शानदार क्वेश्चनों के साथ सुबह 7 बजे। और आप सभी को कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके बताना है कि 15 में से आपके टोटल कितने क्वेश्चन सही होते हैं। ठीक है।